नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात में राहुल गांधी के बड़े बयान की, ट्रंप के बयान पर फंसी मोदी सरकार की। जानेंगे विपक्ष के सवालों पर कैसे फंसा चुनाव आयोग, नीतीश और नायडू क्यों मोदी सरकार से है नाराज, देखेंगे नीतीश कुमार पर विपक्ष के वार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दक्षिण में गहराते भाषा विवाद के बीच रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। तेलंगाना के सीएम बोले, मैंने हिंदी इसलिए सीखी ताकि पीएम मोदी को टोक सकूं। केंद्र की 3 भाषा नीति को लेकर छिड़ा है विवाद। बीजेपी के महिला समृद्धि योजना पर आतिशी का वार। बोली, मोदी जी की गारंटी नहीं, बस जुमला। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। महाकुंभ के दौरान लापता हुए लोगों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, 30 करोड़ कमाने का झूठा हिसाब तो दे दिया, अब अपनों को खोने गंवाने वालों को कब देंगे जवाब। केरल में केंद्र के समुद्री खनन प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने नाव पर किया प्रदर्शन। खनन को बताया मछुआरों की आजीविका के लिए खतरा, प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द करने की मांग। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस नेताओं से कहा है कि उन्हें बीजेपी की सरकार से लड़ना है, बीजेपी को गुजरात में हराना है, और पार्टी का जो नेता नहीं लड़ सकता है या जिसके मन में बीजेपी और आरएसएस को लेकर सहानुभूति है, उसकी कांग्रेस में जगह नहीं है। तो क्यों गुजरात में बीजेपी के साथ आरएसएस भी आ गया राहुल गांधी के निशाने पर, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। 8 मार्च को उनके गुजरात दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अहमदाबाद के जेड हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने माना कि गुजरात में करीब 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इसकी वजह पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं, उनमें बंटवारा है। एक है जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, और दूसरे हैं जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल ने आगे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो 2 ग्रुप है इनको छांटना है। ये जो 2 ग्रुप है इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर है, लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है, तो वे चेन से बंधे हैं। यहाँ रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। राहुल ने कहा कि गुजरात आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो फंसा हुआ महसूस करता है, और मैं साफ कहूँ तो गुजरात कांग्रेस भी उसे रास्ता नहीं दिखा पा रही है। मैं ये बिना किसी शर्म और डर के कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और खुद मैं भी गुजरात की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस दिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, जनता खुद उसे समर्थन देगी। राहुल के तेवरों से साफ है कि अब उनके टारगेट पर गुजरात आ गया है। गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और राहुल ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी के हाथ से गुजरात की सत्ता कांग्रेस छीन कर दिखाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ट्रंप ने खुद कहा है कि उनके दबाव में भारत अपनी नीतियां बदल रहा है। इसके बाद देश में विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ दी है, और अब इसकी चपेट में भारत भी आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले भारत पर 2 अप्रैल से जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की, और अब उनका दावा है कि बढ़ते टैरिफ को देखते हुए भारत सरकार अमेरिकी सामान पर लगने वाले टैरिफ में बड़ी कटौती करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत अपने टैरिफ में कटौती इसलिए करना चाहता है क्योंकि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। ट्रंप के इस बयान से भारत में राजनीतिक तूफान आ गया है। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने सीधे सवाल कर दिया कि आखिर ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी क्यों बेबस है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने भारत की पोल खोल दी है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने भारत को धमकाया और अपनी बात मानने को मजबूर कर दिया। हमने जब से ये शब्द सुने मन को बहुत दुख हुआ। कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। उनकी मौजूदगी में भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर धमकाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। ऊपर से मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री वहां से लौटे तो उसके कुछ घंटों बाद एक हवाई जहाज भारत में उतरा।
जिसमें हमारे लोग बेड़ियों से जकड़े हुए थे। ये देखकर बहुत दुख होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने पूरी दुनिया में ही बहस छेड़ दी है। ऐसे में उनके बयानों को लेकर ट्रंप को अपना दोस्त बताने वाले पीएम मोदी भी बुरी तरह से घिर गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सवाल ये है कि जब कनाडा, मेक्सिको और नेपाल भी अमेरिका से नहीं डर रहे, तो नरेंद्र मोदी को किस बात का डर है। बस इतना बता दें, आप घर पर ही शेर बने हुए हैं या बाहर भी कभी दहाड़ेंगे। अब इस पर सरकार क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ सवाल सिर्फ विपक्ष को जवाब देने का नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब देने का है। ट्रंप ने मोदी को मुश्किल में फंसा दिया तो चुनाव आयोग की पलटी ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल उठा दिए हैं। वोटिंग लिस्ट में धांधली के विपक्ष के दावे को अब चुनाव आयोग भी कुछ हद तक मानने लगा है। कांग्रेस की ईगल टीम और टीएमसी सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेर रही है, तो चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आई है। तो क्या कहा है आयोग ने, देखिए रिपोर्ट। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मामले में कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि 2008 में खुद चुनाव आयोग ने कहा था कि हर वोटर कार्ड यूनिक है और इसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ ऐसा बताया कि जिससे खुद चुनाव आयोग ही घिर गया है। कांग्रेस ने लिखा, 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है। हालांकि चुनाव आयोग आज कहता है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा है, दशकों पुराना मुद्दा है। भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए? आज एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह यानी ईगल ने एक बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है। बता दें कि ईगल एक 8 सदस्यीय समिति है जिसे चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए कांग्रेस द्वारा गठित किया गया है। ईगल ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने एक ही मतदाता पहचान पत्र को कई मतदाताओं को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर दोहरा जवाब दिया है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रियाओं के पीछे छिपकर एक कमजोर स्पष्टीकरण दिया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि उसकी मतदाता सूचियों में गलतियां हैं, वो भरोसेमंद नहीं है। यानी देखा जाए तो वोटर आईडी में डुप्लीकेसी के मामले में विपक्ष ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर लिया है। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की बात चुनाव आयोग ने भी मान ली है, अब इसे सही किया जा रहा है। ऐसे में सवाल बीजेपी की चुनाव जीत पर भी उठने लगे हैं, तो एनडीए के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल है वक्फ बिल को लेकर। बजट सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है और इसे लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोल दिया है। आने वाली 13 मार्च को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पहले ये विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को होना था, लेकिन बोर्ड के प्रवक्ता और प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद के आगामी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है। इसे लेकर मुस्लिम समाज में गहरी चिंता है। बोर्ड का मानना है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, मठों और मदरसों पर कब्जा करने और उन्हें नष्ट करने के इरादे से लाया गया है, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ जेपीसी को कई ईमेल्स भेजे और उनसे मुलाकात कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें साफ किया गया है कि मुस्लिम समाज इस विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। बोर्ड की मजलिस यानी कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया है कि 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बोर्ड का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, धार्मिक संगठनों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस प्रदर्शन में दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदायों के सामाजिक राजनीतिक नेताओं के साथ साथ सिख और ईसाई धर्मगुरु भी शामिल होंगे। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेवात के मुसलमानों से प्रदर्शन में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास ने कहा कि अगर ये संशोधन विधेयक पारित हुआ तो मुस्लिम समाज की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है। इसलिए यह हमारा धार्मिक कर्तव्य और राष्ट्रीय सम्मान का विषय है कि हम इसका पुरजोर विरोध करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दावे से तो वक्फ बिल पर सरकार गिरने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में नीतीश और नायडू पर सभी की निगाहें हैं। वैसे नीतीश कुमार को लेकर तो विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल कर रहा है। जिस तरह से बयान वो दे रहे हैं और जो काम नीतीश कर रहे हैं, उससे विपक्ष को उन पर हमला करने का लगातार मौका मिल रहा है।
और अब एक बार फिर विपक्ष ने नीतीश को घेर लिया है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सीएम नीतीश विपक्ष के निशाने पर आते जा रहे हैं। विपक्ष जहां उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहा है, नीतीश कुमार को बीमार बता रहा है, तो नीतीश कुमार भी विपक्ष को लगातार उनकी सरकार पर हमला करने का मौका दे रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विपक्ष के दावों को सच साबित करता हुआ दिखा रही है। दरअसल एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पैर छूने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इस बार पैर पीएम मोदी के नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद रविशंकर के थे। बता दें, पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन का आयोजन किया था, जहां सीएम नीतीश कुमार, संजय झा, मंत्री विजय चौधरी के साथ वहां पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम में अचानक ही नीतीश ने रविशंकर के पैर छूने की कोशिश की। जैसे ही सीएम नीतीश पैर छूने के लिए झुके तो पास खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सीएम का हाथ पकड़कर उन्हें संभाल लिया। अब भले ही संजय झा ने सीएम नीतीश को पैर छूने से रोक दिया हो, लेकिन अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से उम्र में और पद में बड़े हैं, फिर भी नीतीश उनके आगे क्यों झुक रहे हैं। वहीं आरजेडी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बीमार मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि जिन्हें वो ये बात कह रहे हैं उन तीनों महिला विधान पार्षदों को लालू यादव ने ही एमएलसी बनाया, और नीतीश बताएं कि उनके दल में कितनी महिलाएं एमएलसी और एमएलए हैं। आरजेडी बहुत कम है। डिमेंशिया और अल्जाइमर की बीमारी से ग्रस्त मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सदन उनके बाप दादा को हो। नीतीश कुमार अब बिहार पर भार हैं। नीतीश कुमार के बयानों से आरजेडी नाराज दिख रही है, तो बीजेपी सरकार से मणिपुर की जनता नाराज दिख रही है। मणिपुर में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से हिंसा चल रही है। बीजेपी को यहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है और अब मणिपुर में नाराज कुकी समुदाय ने केंद्र से बड़ी मांग कर दी है और अब उनका प्रदर्शन हिंसक हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर पिछले काफी वक्त से हिंसा की चपेट में है। मणिपुर के हालात पर काबू पाने में सरकार फेल साबित हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मोदी सरकार ने मणिपुर में मैतेई और कुकी बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद लोगों का फ्री मूवमेंट शुरू किया, लेकिन सरकार अपने इस कोशिश में भी नाकाम साबित हुई। फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क उठी। इम्फाल, चुराचांदपुर, कांगपोकली, विष्णुपुर और सोनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर जैसे ही बसें चलनी शुरू हुई, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही रोकने के लिए सड़कों पर पत्थर बिछा दिए, बसों, कारों में आग लगा दी। इस दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। हिंसा कर रहे लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। ऐसे में जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि पिछले 2 साल से हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी बहुल क्षेत्रों के बीच लोगों की मुक्त आवाजाही बाधित थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया था कि इन क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन को चालू किया जाए। इस आदेश के बाद कुकी समुदाय के लोगों ने चेतावनी दी थी और कहा था कि उनकी मांगों पर विचार करने के बाद ही ऐसा कुछ किया जाए। उन्होंने अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। कुकी समुदाय ने अब राज्य के बंटवारे की मांग कर दी है। साफ है, मोदी सरकार राज्य के हालात संभाल नहीं पा रही है। पूरा देश चाहता है कि मणिपुर में जल्दी शांति लौटे। वैसे देशवासियों की इस समय सबसे ज्यादा नजर दुबई में होने वाले फाइनल मुकाबले पर है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड में होना है। तो क्या है महामुकाबले की तस्वीर, देखिए रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भिड़ने वाले हैं। दोनों टीमें 9 मार्च को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला खेलेंगी। दुबई में जिस पिच पर यह मुकाबला होगा उस पर 23 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था, जिसे भारत ने आसानी से जीत लिया था। ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। ऐसे में फाइनल मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। लेकिन आईसीसी ट्रॉफी में इससे पहले भी भारत ग्रुप स्टेज के मुकाबले जीतकर नॉकआउट या फाइनल मुकाबले में हार चुका है। ऐसे में भारत को फाइनल मुकाबले में बेहद सतर्क रहना होगा। दुबई में टॉस की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और ये तय माना जा रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेगी। वैसे पिछली 4 आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले वो टीम जीती जो टॉस हार गई थी। भारत के बारे में बात करें तो भारतीय टीम पिछले 14 मुकाबलों में टॉस हार चुकी है, जो कि पहले से ही एक रिकॉर्ड बना हुआ है। ऐसे में सभी की नजरें टॉस पर भी टिकी होंगी। फाइनल मुकाबले की बात करें तो भारत अपनी वही टीम मैदान में उतार सकता है जिसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। तो दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराने वाली न्यूजीलैंड टीम में 1 या 2 बदलाव हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की चिंता की सबसे बड़ी वजह मैट हेनरी है।
हेनरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में चोट लग गई थी। हेनरी ने ग्रुप मुकाबले में भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने सबसे ज्यादा 10 विकेट लिए हैं। ऐसे में अगर हेनरी अनफिट रहते हैं तो न्यूजीलैंड की परेशानी बढ़ सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने अपनी खूब पीठ थपथपाई और कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उनके लिए शौचालय बनवाए, उनको सम्मान दिया, लेकिन उनको सुरक्षा के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जबकि इसकी उसे खास ज़रूरत है। अब देखना यह है कि पीएम के मुंह से देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए निकलने वाले बोलों के लिए देश की महिला को कितने और महिला दिवसों का इंतज़ार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।